जब नदी पार की। रोज की तरह सभी को नाश्ते में सुबह विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ गरम गरम चॉकलेट वाला दूध मिला। ठंड से बचाव और ज़्यादा शक्ति के लिए सुबह सभी का मेडिकल चेकअप होता है। पट्टियाँ बांधते और दर्द की मरहम मलते हुए हम रोज़ एक एक दिन गिनते। करीब 8 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद हम नदी के पास थे। नदी के किनारे से दूसरे किनारे तक एक मोटा मजबूत रस्सा बंधा था। इन दोनों किनारों पर बड़े बड़े पिट ऑन खूंटों से मजबूती से बांधा था। मन में अजीब सी बेचैनी थी। पता नहीं क्यों मुझे बार बार लग रहा था कि कहीं रस्सा खुल गया तो, ये हुक उखड़ गया तो। मैं मन ही मन नदी की चौड़ाई आंक रही थी। हमारे प्रशिक्षक ने कमर पर रस्सी बांधी, उसे स्लिंग डाला और उस स्लिंग को नदी पर बंधे मोटे रस्से में डाला। बर्फीले पानी में छप 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 करते वे नदी के पार थे। उस तेज बहाव वाले पानी में उतरने को कोई तैयार नहीं था। सभी एक दूसरे को पहले जाने को कह रहे थे। मैं भी लाइन में सबसे पीछे सबकी नज़र से बचते हुए जा खड़ी हुई। तभी प्रशिक्षक हुक और रस्सी लेकर मेरे पास आ खड़े हुए। मैं आई हुई मुसीबत को समझ गई। बचाव का कोई रास्ता ना था। मैं नदी में उतरने को तैयार हो गई, पर साहस नहीं जुटा पा रही थी। सर मेरे मन की हालत को समझ रहे थे। वह ज़ोर से बोले, 3 चीयर्स फॉर संगीता मैडम, 3 चीयर्स फॉर संगीता मैडम। इसके साथ ही किसी ने हल्के से मुझे पानी में धकेल दिया। लगा पैर सुन्न हो गए। मैं कांपने लगी। किट 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 मेरे दांत बज रहे थे। मैं रस्सा पकड़कर पैर जमाते हुए चल रही थी। किनारे पर तो पानी कम था, पर धीरे धीरे पानी मेरी गर्दन तक पहुंच गया। नदी के बीचों बीच ज़मीन पर मेरे पैर टिक नहीं रहे थे, फिसल रहे थे। डर, घबराहट और ठंड के मारे मेरे हाथ से रस्सा छूट गया। मैं ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी। लगा अब तो बह जाऊंगी, पर नहीं। मैं तो हुक के सहारे रस्से से बंधी हुई थी, पानी पर पड़ी थी। रस्सा पकड़ो की आवाज़ें मुझे सुनाई दी। फिर हिम्मत करके मैंने रास्ता पकड़कर आगे बढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे हिम्मत बटोरी, आखिरकार मैं किनारे पर पहुंच गई। नदी से बाहर निकलते ही मुझे एक खास खुशी का एहसास हुआ। खुशी एक जोखिम भरा काम कर पाने की थी। अब किनारे पर खड़ी मैं बाकी लोगों को चिल्ला चिल्ला कर रस्सा कसकर पकड़ने की सलाह दे रही थी। जोखिम से जूझने के बाद जो विश्वास और साहस मुझे मिला, उसी का परिणाम था। रॉक क्लाइंबिंग। चट्टानों पर चढ़कर 15 किलोमीटर चढ़कर हमें टेकला गांव पहुंचना था। ये गांव लगभग 1600 मीटर की ऊंचाई पर था। खाने का डिब्बा, पानी की बोतल, रस्सी, हुक, प्लास्टिक शीट, डायरी, टॉर्च, तौलिया, साबुन, विंड चीटर जैकेट, सीटी, ग्लूकोज, गुड़, चना और कुछ खाने पीने का सामान पिट्ठू बैग के लिए हमें टेकला में खड़े थे। सीढ़ीदार खेतों में मौसम के अनुसार फल और सब्जियां उगी थी। सामने की एक बड़ी बिल्कुल सपाट लगभग 90 मीटर ऊंची चट्टान के ऊपर कर्नल राम सिंह खूंटे गाड़कर रस्सों के साथ खड़े थे। हमें बताया गया था कि चट्टान पर पहले पैर और हाथ जमाने की मजबूत जगह पहचान लें। आज मेरा मन पीछे हटने की नहीं था। मैं लाइन में सबसे आगे खड़ी थी। तभी हमारे प्रशिक्षक ने कमर पर रस्सी बांधी, सीलिंग डाला और नीचे लटकता मोटा रस्सा पकड़कर चट्टान पर चढ़ना शुरू किया। मुझे लगा वह उस चट्टान पर दौड़ रहे थे। मैंने भी सीलिंग डालकर चट्टान पर पैर बढ़ाया, लेकिन पैर बढ़ाते ही मैं फिसली और उसी रास्ते से झूलने लगी। 90 डिग्री का कोण बनाते हुए चलो, आवाज़ आई। कमर सीधी रखो, आगे मत झुको। मैं एक बार फिर बढ़ी। चट्टान को ज़मीन बनाकर मैं उस पर सीधी चढ़ने लगी। अभी वापस उतरना बाकी था, जिसे पर्वतारोहण की भाषा में रैपेलिंग कहते हैं। एक बार फिर मैं बेझिझक हो निडरता से चट्टान से नीचे उतरने को खड़ी थी। एक मज़ेदार घटना। शाम हो चली थी। खोन दोनबी को भूख लगी थी और हमारा खाने का सामान भी ख़त्म था। मेरे देखते ही देखते वह कटीली तारें पार करते एक बगीचे में घुस गई। वहाँ से वह 2 बड़े बड़े पहाड़ी खीरे तोड़ लाई। तभी पीछे से एक पहाड़ी महिला ने उसका बैग पकड़ लिया। अपनी भाषा में वह खोन दोनबी से कुछ कह रही थी। उसकी पहाड़ी भाषा हमारी समझ से बाहर थी। खोन दोनबी बीच बीच में मीज़ो भाषा में कुछ जवाब देती जो हमें समझ ना आती।
मैं उन दोनों का हिंदी में कुछ समझाती, लेकिन किसी को भी किसी की बात समझ नहीं आ रही थी। आखिर हाव भाव से मैंने उस महिला को समझाया और गलती मानी। इतनी देर में सारा ग्रुप बहुत आगे निकल चुका था। अंधेरा हो चुका था और मुझे लगा हम गलत रास्ते पर बढ़ रहे हैं। हम बहुत घबरा गए। टॉर्च से भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था। हमने घबराकर हाथ पकड़ लिए। ठंड में भी मेरे पसीने छूट रहे थे। मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाई, कहाँ हो तुम सब? पहाड़ों पर मेरी आवाज़ गूंजने लगी। हमने ज़ोर ज़ोर से सीटियाँ बजानी शुरू कर दी और टॉर्च से रोशनी की। तब तक शायद ग्रुप को पता चल चुका था। जवाबी सीटियाँ बजने लगी। हम उस संकेत को समझ गए। टॉर्च जलाते हुए हाथ पकड़े पसीने से तरबतर हम वहीं अपनी जगह खड़े हो गए। खोन दनवोई को लगा कि हमें कुछ ना कुछ बोलते रहना चाहिए। उसने मीज़ो भाषा में ज़ोर ज़ोर से कोई गीत गाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में हमें ग्रुप मिल गया। तब जाकर हमारी जान में जान आई। एक ख़ास मुलाकात। रात को खाने के बाद हमें एक ख़ास मेहमान से मिलवाया गया। वह थी बिछेंद्र पाल। उन्हें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए चुना गया था। वह ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह से आशीर्वाद लेने आई थी। उस खुशी के माहौल में सभी गा बजा रहे थे। बछेंद्री भी एक मशहूर पहाड़ी गीत गाते हुए नाचने लगी। बेडू पाको बारा मासा का फल पाको चेता मेरी छेला। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि यही बछेंद्री एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला बनने का इतिहास रचेगी। कैंप। अब हम लगभग 2134 मीटर की ऊंचाई पर खड़े थे। हमें रात को यहीं रुकना था। हम अपना टेंट लगाने की कोशिश में लगे थे। टेंट लगाने के लिए और बिछाने के लिए हमारे पास प्लास्टिक की 2 तह वाली शीट थी, जिसमें हवा रुकी रहती है और ठंड नहीं आती। हमने खूंटे गाड़े और टेंट बांधने शुरू किए, पर यह क्या, एक तरफ से बांधते तो दूसरी तरफ से उखड़ जाता। बड़ी मुश्किल से टेंट लगे। फिर हमने टेंट के चारों तरफ नाली खोदी। अब हम सभी भूख से बेहाल थे। हमने पत्थरों से चूल्हा बनाया, लकड़ियाँ इकट्ठी करके चूल्हा जलाया और खाना पकाया। खाना खाकर छिलके और कूड़ा एक पैकेट में इकट्ठा किया और जगह साफ़ की। सोने के लिए हम स्लीपिंग बैग में घुस गए। हमारे स्लीपिंग बैग की तहों में पंख भरे हुए थे, जिनमें गर्मी रहती है। मैं सोच रही थी, क्या इसमें मैं सो पाऊँगी? लेकिन हम इतने थके हुए थे कि स्लीपिंग बैग में घुसते ही नींद आ गई। सुबह आगे तो बर्फ़ गिर रही थी। सफ़ेद सफ़ेद रुई के कतरों की तरह थी बर्फ़। वाह, देखते ही मज़ा आ गया। पौधे, घास, पहाड़ सभी कुछ सफ़ेद दिख रहे थे। आज हमें बर्फ़ पर और ऊपर लगभग 2700 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ना था। ऊपर चढ़ने के लिए हमें छड़ियाँ दी गई। हम छड़ी के सहारे पैर जमा कर बढ़ रहे थे। बार बार पैर फिसल रहे थे। दोपहर होते होते हम बर्फ़ से ढके पहाड़ों पर थे। वहाँ हमने स्नोमैन बनाया और बर्फ़ के गोलों से भी खेले। कैंप का आखिरी दिन। कैंप फायर की जलाने तैयारियां चल रही थी। सभी ग्रुप अपना प्रोग्राम तैयार कर रहे थे। खाने के बाद आग के चारों तरफ नाच गाना, चुटकुले, हंसी मजाक में कब रात के 12 बज गए पता ही नहीं चला। तभी ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह उठे और उन्होंने मुझे बुलाया। मैंने सोचा कि आज आखिरी दिन भी कोई गड़बड़ हो गई है, पर उन्होंने जब बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड के लिए मेरे नाम की घोषणा की तो मैं अवाक उन्हें देखती ही रह गई। ब्रिगेडियर साहब का आशीर्वाद भरा हाथ मेरे सिर पर था और मेरी आंखों से खुशी के आंसू टपक रहे थे।